दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है और अंत में दोस्तों ये कमेंट्स करके बताना है कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चंस आपसे बन पाते हैं, सही आंसर कितने आपके हो पाते हैं, कितने क्वेश्चंस आपसे आपके सही होते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर दीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन रामचंद्र शुक्ल ने कहा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ढिंढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ प्रचार करना होता है, जबकि डींग हाँकना और खेल करना भी मुहावरे हैं जिनके अर्थ अनावश्यक बातें कहना और तमाशा बनाना होता है। तो विकल्प यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रचार करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है। तो जिसकी इच्छा की गई हो वह क्या कहलाता है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो जिसकी इच्छा की गई हो के लिए एक ऑप्शन इच्छित दिया गया है दोस्तों, इप्सित दिया गया है और आकांक्षा दिया गया है। इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक थाली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो एक थाली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ समान आदत स्वभाव वाले, समान आदत एवं स्वभाव वाले, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है, किस ऑप्शन में सही वर्तनी दी गई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अपवंचक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनादृत, सही वर्तनी दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, आकाश गंगा शब्द का पर्यायवाची है। तो आकाश गंगा का पर्यायवाची बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से। तो आकाश गंगा के पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी, सुर नदी और स्वर्ण नदी भी होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, अमर का विलोम शब्द क्या होगा। तो अमर का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। तो अमर का विलोम शब्द मर्त्य होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि अमर का अर्थ ना मरने वाला, अविनाशी, शाश्वत और मर्त्य का अर्थ होता है मरने वाला, तो मरणशील आदि, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या दी गई है 9 से 10, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम और सीता वन में गए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बच्चों को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य किस प्रकार का है। तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपादान कारक, इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस समास में उत्तर पद यानी कि अंतिम पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। इस समास में दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो होता है का को के लिए लुप्त हो जाता है, जैसे राजकुमार, इसका समास विग्रह होगा राजा का कुमार, अतः का विभक्ति जो है चिन्ह का लोप होने के कारण यहाँ तत्पुरुष समास है, इसमें अंतिम पद कुमार प्रधान है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, वे दिन वे लोग किसकी रचना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय की रचना है, यह संस्मरण है जो वर्ष 1946 में प्रकाशित हुआ, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना दंडी द्वारा की गई थी। यह संस्कृत काव्यशास्त्र संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दंडी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सरस्वती सम्मान, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आरंभ किया है। यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, पद्मावत के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसकी रचना सन 947 संवत 1540 में हुई थी और पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, खड़ी बोली गद्य के पूर्व हिंदी गद्य का निम्नलिखित में से कौन सा रूप मिलता है? तो खड़ी बोली के पूर्व हिंदी गद्य साहित्य राजस्थानी, ब्रजभाषा व दक्षिणी हिंदी तीनों भाषाओं में मिलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अकाल का पर्यायवाची क्या है? तो अकाल का पर्यायवाची बताना है दोस्तों दिए गए विकल्प में से। तो अकाल का पर्यायवाची शब्द दुर्भिक्ष होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसके लेखक हरिवंश राय बच्चन है। जबकि आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथनक, जिसके लेखक बनारसी दास जैन हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ध्यान रखिएगा, इनकी जो है ये आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, अतिथि का विलोम बताइए। तो अतिथि का विलोम बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो अतिथि का विलोम जो होता है यहाँ पे आतिथेय हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसे जीता न जा सकता हो कहलाता है। जिसे जीता न जा सकता हो क्या कहलाता है दोस्तों? जिसे जीता न जा सकता हो अजय कहलाता है। किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना विजय कहलाती है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार का भय न होना अभय कहलाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सन्मार्ग का सन्निविच्छेद क्या है? तो दोस्तों बताना है आपको सन्मार्ग का सन्निविच्छेद क्या हो जाएगा। तो सन्मार्ग में व्यंजन संधि है दोस्तों, और इस संधि का सन्निविच्छेद सत प्लस मार्ग हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल को व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सत प्लस मार्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, अभ्युदय का सन्निविच्छेद क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में से अभ्युदय का सन्निविच्छेद आपको करना है। तो अभ्युदय में यण संधि है। सही सन्निविच्छेद यदि हम बात करें तो अभि प्लस उदय हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राप्तांक में कौन सा समास है? तो प्राप्तांक में आपको समास बताना है दोस्तों। तो प्राप्तांक में अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह होता है प्राप्त अंक होगा। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान अव्यय होता है, और प्राप्तांक में पूर्व पद प्राप्त प्रधान होने के साथ साथ एक अव्यय भी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिफला शब्द में समास बताइए। सिंपल प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिफला शब्द में द्विगु समास है दोस्तों, क्योंकि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 से 28, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन करना है नीचे दिए गए प्रश्न से। प्रश्न नंबर 27 है, आपको बताना है इसमें कौन सा तत्सम शब्द दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो कपाट है। कपाट तत्सम शब्द है, कपाट तत्सम शब्द है दोस्तों, और इसका तद्भव जो होता है वो किवाड़ होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में आपको तत्सम बताना है।
तो इसका जो तत्सम हो जाएगा दोस्तों कांचन। कांचन जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप कंचन बनेगा। ये कांचन जो है तत्सम है और तद्भव जो है कंचन बनेगा। और कंचन का अर्थ स्वर्ण होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अत्याचार में आपको उपसर्ग का चयन करना है। तो अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है और इसमें मूल शब्द आचार है। यण संधि के अनुसार छोटी बड़ी वर्णों के पश्चात भिन्न स्वर आने पर इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अत्याचार, अति, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अनुचर में आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो अनुचर शब्द में अनुपसर्ग व चर मूल शब्द है दोस्तों। तो अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ इनमें से क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभ्रांत। इस प्रकार से लिखा जाता है, सही वर्तनी दी गई है दोस्तों, संभ्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 33 से 34 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनें। तो 33 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको सही और शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें भी आपको इस क्वेश्चन में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो भारत में अनेक जातियां हैं, वाक्य शुद्ध है दोस्तों, भारत में अनेक जातियां हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के भेद बताना है दोस्तों, कितने होते हैं? तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो आपको बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और इसके 4 भेद होते हैं, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 37 से 38 निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय शब्द का चयन करना है दोस्तों दिए गए क्वेश्चंस में से। तो क्वेश्चन 37 है, मैंने उसे देखा तक नहीं। इसमें आपको अव्यय शब्द की पहचान करना है। मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में निपात अव्यय है। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, निपात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वह दिन भर पढ़ता रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वह दिन भर पढ़ता रहा वाक्य में निपात अव्यय है और प्रस्तुत वाक्य में दिन भर निपात का प्रयोग होने पर वाक्य के अर्थ में विशेषता आ गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निपात हो जाएगा, इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी में कितने वचन होते हैं दोस्तों आपको बताना है। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं दोस्तों, एक वचन और बहुवचन। जैसे लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो भी युग्म सही नहीं है आपको चयन करना है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, आंसू आंसुओं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आंसू आंसुओं शब्द युग्म अशुद्ध है, एक वचन बहुवचन युग्म है, क्योंकि आंसू शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, कारक का अर्थ है। तो कारक का अर्थ बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या अन्य पदों से संबंध सूचित करने वाले शब्द जो होते हैं वो कारक कहलाते हैं। और जो कारक होते हैं वो कर्ता
ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो ध्यान रखिएगा ये कारक चिन्ह आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, शासन और कविता की पहुंच में अंतर यह है कि एक व्यक्ति, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कि बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब है दोस्तों, शासन और कविता की पहुंच में अंतर यह है कि शासन मनुष्य के बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जबकि जो कविता होती है मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, शासन मनुष्य को इसलिए संचालित कर पाता है क्योंकि, आपको बताना है, क्योंकि लोभ और भय मनुष्य की वे कमजोरियां हैं जो सभी में समान रूप से पाई जाती हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व की इन कमजोरियों के कारण ही धर्म शासन हो या राज शासन उस पर शासन कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोभ और भय मनुष्य की वे कमजोरियां हैं जो सभी में समान रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए वर्ष 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान की अष्टम सूची में शामिल भाषाओं में सिंधी भाषा के साहित्य को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। संस्कृत भाषा में साहित्य रचना के लिए सत्यव्रत शास्त्री को वर्ष 2006 में, कश्मीरी भाषा में साहित्य रचना के लिए रहमान राही को वर्ष 2004 में और कोंकणी भाषा में साहित्य रचना के लिए रविंद्र केलकर को वर्ष 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दामोदर मावजो इसका सही जवाब है। प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2002 के लिए चुना गया है। मावजो रविंद्र केलकर के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले दूसरे कोंकणी लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण किस रचना में मिलता है? तो खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रमाण गंग कवि की रचना चंद्र छंद बर्मन की महिमा नामक ग्रंथ में मिलता है। और गंग कवि का वास्तविक नाम गंगाधर था, जो अकबर के दरबारी कवि थे। उन्हें उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के ब्रह्मभट्ट भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त रहीम, बीरबल, मान सिंह और टोडरमल के भी प्रिय थे। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्र छंद बर्मन की महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है? तो भारतेंदु युग 1850 से 1900 से हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल इसका सही जवाब है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं में कौन सा रस है आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा, ऑप्शन ए। मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, इसमें वात्सल्य रस है दोस्तों, क्योंकि वात्सल्य रस का सबसे छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल को माना जाता है और इसी कारण ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला एकनिष्ठ कहलाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, तृष्णा में कौन सा संधि है आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो तृष्णा शब्द का संधि विच्छेद त्रस प्लस ना होगा, इसमें व्यंजन संधि है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता रामकुमार वर्मा है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
त्रिफला में समास बताइए। आपको बताना है दोस्तों त्रिफला में कौन सा समास हो गया दिए गए ऑप्शंस में से। तो त्रिफला शब्द में द्विगु समास है। इसका समास विग्रह तीन फलों का समाहार है। द्विगु समास में समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है भूखा प्यासा में समास बताइए। भूखा प्यासा में द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह भूखा और प्यासा है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इनका विग्रह करने पर और अथवा या एवं समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों निर्झर सोता झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। झरना के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है वितथ्य अतथ्य मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं। तो वितथ्य अतथ्य मिथ्या झूठ के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। तो ऑप्शन यहां पे ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 रहीमन मोहिन सुहाय अमी पियावत मान बिनु वरन विष देह देह बुलाए मान सहित मरिबो भला उपयुक्त पद्य में कौन सा छंद है। आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोरठा है यहाँ पे, सोरठा छंद है। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं और इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित पद्य में कौन सा अलंकार है। लेवत मुख में घास मृग मोर तजत नृत जात आंसू गिरियत जर लता पीरे पीरे पात में आपको अलंकार बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अतिशयोक्ति। जब किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर अर्थात अमर्यादित रूप से वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है। आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन है। यारा लावा अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण पारस्परिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। कासे मातक के सभी वर्ण स्पर्श शाखा शाह ऊष्म तथा अंग और आह अयुग वाह वर्ण कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है शुद्ध शब्द कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध शब्द सच्चिदानंद है। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद बराबर होता है सच्चिदानंद। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है झंझावत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो झंझावत तूफान का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या आशय है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ कठिन कार्य होना। ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है अनुनय विनय से भी न पसीजना इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। तो अनुनय विनय से भी न पसीजना मुहावरे का अर्थ जड़ हो जाना है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो राइट आंसर आशीर्वाद शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जर्जर रहित शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। जर्जरित जर्जरित यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर है जर्जरित। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 शोक किस रस का स्थायी भाव है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय अर्थात विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ अर्थात सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। आपको बताना है दोस्तों। तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का अर्थ दिखावटी परहेज है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है अशरफी की लूट कोयले पर छाप।
तो असरफी की लूट, कोयले पर छाप का अर्थ कीमती वस्तु की चिंता छोड़कर सस्ती वस्तु को सहेजना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, गीतांजलि का संधि विच्छेद बताइए। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो गीतांजलि का संधि विच्छेद गीत प्लस अंजलि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि बराबर गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 22, गृह का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रवास। प्रवास यहाँ पे जो है गृह का पर्यायवाची नहीं है। आवास, सदन और निकेतन गृह के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो हिमांशु, सुधांशु, सारंग चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ज्योत्सना चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसने लिखी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 25, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। यह वर्ष 1960 में प्रकाशित हुई थी, 1960 में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न संख्या 26 से 27, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, कन्या पराया धन होती है। वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से 30, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समास का कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको बताना है। तो 28 क्वेश्चन नंबर है, तत्पुरुष समास का आपको बताना है यहाँ पे। तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह जैसा संभव हो। धनहीन का धन से हीन, हिमालय का हिम का आलय, हथकड़ी का हाथ के लिए कड़ी समास विग्रह होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, यथा संभव। क्वेश्चन नंबर 29, बहुव्रीहि। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, गृह प्रवेश में तत्पुरुष समास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर्मधारय। कर्मधारय का उदाहरण आपको कौन सा कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, आपको चयन करना है। तो दादा दादी में द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 31 से 33, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए। वर्तमान हिंदी कविता की भूमि में आज एक कोलाहल सा छा रहा है। लोग कहते हैं कि इस कविता के माध्यम से राजनीति साहित्य पर चढ़ी आ रही है और जिस कला पक्ष में फूल और फलों की सजावट होनी चाहिए थी उसमें मजदूरों के गंदे चित्थड़े, कपड़ों की धूल, चिमनियों का धुआं और खेतों की धूल भरती जा रही है। शुद्ध कला के उपासकों को यह चिंता हो रही है कि साहित्य राजनीति के हाथ का रणवाद्य बनता जा रहा है और उसके प्राणों की कलामयी दीप्ति दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। दूसरी ओर एक दल जो शुद्ध कला की कृतियों को आनंद और पलायन का प्रयास कहकर उसकी हंसी उड़ाता है, उसका विश्वास है कि जब जीवन में संघर्ष की आंधी चल रही हो, पराधीन राष्ट्र स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन कर रहे हों, तो ऐसे समय में कवि का अपनी वैयक्तिक अनुभूति के माया बंध में बंधे रहना जीवन के प्रति साहित्य की दायित्वहीनता का प्रमाण है। यह दल चाहता है कि साहित्य अपने कल्पना लोक से उतरकर पृथ्वी पर आए और निष्क्रियता त्याग कर प्रगति के मार्ग पर आरूढ़ हो। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश, और गद्यांश
नीचे दिए गए क्वेश्चंस 31 को देखते हैं दोस्तों। दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्तमान साहित्य की धाराएं। यहां पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, साहित्य के पृथ्वी पर उतरने से तात्पर्य है कि साहित्य यथार्थवादी बने। ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, लेखक कहता है कि राजनीति साहित्य पर हावी हो रही है। ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, समास का अर्थ है आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दो शब्दों को मिलाकर छोटा करना। दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए सार्थक शब्द की रचना करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक दिन से प्रतिदिन, यश को प्राप्त से यश प्राप्त आदि। समास के 6 भेद होते हैं जो है तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, दुग, द्वंद्व व बहुव्रीहि समास। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 35, समास के कितने भेद हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, समास के 6 भेद हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, दुग, द्वंद्व व बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अधीर यहां पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, अनार का पर्यायवाची है। अनार का पर्यायवाची आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी, शुकोदन, दाड़िम और राम बीज। ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन नंबर, ग्रहण का विलोम शब्द होगा। तो इनमें से कौन सा ग्रहण का विलोम शब्द होगा दोस्तों। तो ग्रहण का विलोम त्याज्य है। ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, त्याज्य। क्वेश्चन नंबर 39, घटक का विलोम शब्द होगा। तो घटक का विलोम शब्द आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो घटक का विलोम प्रस्तुत विकल्पों में से अनेकत्व होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनेकत्व। क्वेश्चन नंबर 40, चिरंतन का विलोम शब्द क्या है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो चिरंतन का विलोम नश्वर होगा। चिरंतन का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो, अथवा नश्वर का अर्थ है नाश होने वाला। शाश्वत का विलोम भी नश्वर होता है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। तो ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आदि से अंत तक। तो आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द अद्योपांत है। आदि का अर्थ आरंभ, दिगंत का अर्थ दिशा का अंत और अंतिम का अर्थ अंत है। तो ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, अद्योपांत। क्वेश्चन नंबर 42, जिसकी कोई इच्छा स्पृहा ना हो कहलाता है। तो जिसकी कोई इच्छा ना हो के लिए एक शब्द निस्पृह हो जाएगा, निष्पृह हो जाएगा। जिसे कोई आस ना हो के लिए निराश, जो किसी चीज में लिप्त ना हो तथा जिसमें कोई बाधा ना हो के लिए निर्बाध शब्द होगा। तो ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, निष्पृह। क्वेश्चन नंबर 43, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है। तो सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो सौभाग्य का तद्भव शब्द सुहाग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, सुषुप्ति शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, यामा के रचयिता हैं आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यामा काव्य संग्रह की रचनाकार महादेवी वर्मा है और इसमें अनेक 4 कविता संग्रह निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत संकलित किए गए हैं। इस कृति को वर्ष 1982 में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 आधार स्तंभों में गिनी जाती हैं। तो ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अत्याचार। अत्याचार शब्द में यण संधि है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो सत्यार्थी का संधि विच्छेद सत्य प्लस अर्थी होगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सत्य प्लस अर्थी बराबर सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, युधिष्ठिर में समास बताइए। तो युधिष्ठिर में आपको समास बताना है। तो युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह युद्ध में जो स्थिर अर्थात ज्येष्ठ पांडव युद्ध पुत्र युधिष्ठिर है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना होकर कोई अन्य पद की प्रधान होता है, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 49, अजात शत्रु में समास बताइए। तो अजात शत्रु में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह न पैदा हुआ जिसका कोई शत्रु अर्थात अजात शत्रु। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है, अंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अंत का पर्यायवाची अवसान होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।